नमस्ते। टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल सूरजगढ़, जिला झुंझुनू, राजस्थान के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट सोशल स्टडी, क्लास 10th, लेसन नंबर 2। इससे पहले आपने देखा मेरे इकोनॉमिक्स के, तो इकोनॉमिक्स के अंदर 2 लेसन पूरे होने के बाद बच्चों की काफ़ी मांग होने के कारण कि सर इतिहास का चैप्टर को समझाया जाए, तो मैं इतिहास का चैप्टर समझाने जा रहा हूँ और वो है मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक माना जाता है। इससे पहले हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि ये कहाँ से प्रारंभ हुआ और क्यों हुआ, कैसे हुआ। यहाँ पे देखिए कि इससे पहले जो भारत के अंदर अंतिम हिंदू सम्राट जो माना जाता है, और वो है कौन? अजमेर के पृथ्वीराज चौहान। अजमेर के पृथ्वीराज चौहान, इसके बारे में मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिल्ली के अनंता के से ये जुड़ा हुआ है। जैसा कि बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, और बताया जाता है कि यहाँ पे इसके जो बुंदेलखंड के शासक राजा जयचंद और पृथ्वीराज चौहान की अनबन चल रही थी। और उसका मुख्य कारण क्या था कि जयचंद ने अपनी पुत्री संयोगिता का स्वयंवर रचा, जिसे पृथ्वीराज चौहान को आमंत्रित नहीं किया। और जब पृथ्वीराज चौहान को इस बात का पता चलता है तो वह जबरन उस स्वयंवर में जाता है और संयोगिता का अपहरण करके वहां से लेकर के आता है। और इस कारण से दोनों के अंदर अनबन चल रही थी। वहां बुंदेलखंड का शासक जयचंद ये जाता था, मौके की ताक में था, और तभी यहाँ पर एक जो गजनी गौर प्रदेश से मोहम्मद गौरी भारत आया और उसने पृथ्वीराज चौहान पर बताया जाता है कि 16 बार आक्रमण किया, परंतु असफल रहा। और जब 1191 ईस्वी के अंदर 2 युद्ध महत्वपूर्ण माने जाते हैं, और पहला है तराइन का प्रथम युद्ध, यानी तराइन का प्रथम युद्ध का 1191 ईस्वी के अंदर, और पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। और उसके बाद में 1192 ईस्वी के अंदर तराइन का दूसरा युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, जिसमें मोहम्मद गौरी क्या हुआ? विजयी हुआ। इसकी वजह क्या थी कि मोहम्मद गौरी का साथ किसने दिया? राजा जयचंद ने दिया। और जयचंद जानता था, तभी हमारे जो भारत के लेखक हैं, इतिहासकार हैं, संगीतकार हैं, तो वो बताते हैं कि यदि भारत के अंदर गद्दार जयचंद नहीं होता तो गजनी गौरी बच के न जाता। अगर यहाँ पे एकता होती तो यहाँ पे विदेशी आक्रमण नहीं होता, और विदेशी आक्रमण ये खामियाजा पूरे ही भारत को इसको भुगतना पड़ा। इसकी वजह क्या थी? कि इसकी वजह थी यहाँ पर क्या कि पृथ्वीराज चौहान का साथ देकर के और मोहम्मद गौरी का साथ दिया किसने? राजा जयचंद ने। और जयचंद ने उस गुप्त भेदिये के रूप में कार्य किया कि पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो देरी से उठती है, सुबह देरी से उठती है, और उस समय आक्रमण करवाया गौरी से कि उस समय पृथ्वीराज चौहान की जो सेना है वो नित्य कार्यक्रम से निपट भी नहीं पाई थी, जिसके कारण से वो संभल नहीं सकी और पृथ्वीराज चौहान को उन्होंने क्या बना लिया,
बंदी बना लिया। बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना करके गजनी ले जाया गया। चंद्रभाट जो चंद्रबरदाई है वो उसकी खोज में जाते हैं, जेल में गए, मिले उनसे, लेकिन उनका जो वृत्तांत किया गया है यहाँ पर कि पृथ्वीराज चौहान के शब्द विधि बाण से पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया, लेकिन ये बात सत्य नहीं है, क्योंकि 1192 ईस्वी के अंदर तराइन के युद्ध के बाद में ही पृथ्वीराज चौहान को मौत के घाट उतार दिया था। और इससे पहले पृथ्वीराज चौहान से पहले किसे उतारा था? राजा जयचंद को मौत के घाट उतारा था गौरी ने, और ये कहते हुए कि तुम अपने भाई के नहीं हो सकते, तुम मेरे कभी नहीं हो सकते, और इस कारण से उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था। और उसके बाद बताया जाता है कि 1192 ईस्वी के अंदर पृथ्वीराज चौहान को भी मौत के घाट उतार दिया गया। और उसके बाद 1206 ईस्वी में बताया जाता है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है। लेकिन इससे पहले मैं आपको उस छोटे किस्सों की ओर ले चलता हूं जहां पे इस इतिहास को आगे बढ़ने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देंगे। सबसे पहले नंबर 1 कि मोहम्मद गौरी जब भारत आया और यहाँ पे उसका मुख्य कारण क्या था, उद्देश्य क्या था? तो गौरी का उद्देश्य, मोहम्मद गौरी का जो उद्देश्य था, पहला क्या था? भारत में साम्राज्य स्थापित करना। नंबर 2 में आता है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना। इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यहां पे नंबर 1 भारत में साम्राज्य स्थापित करना चाहता था, मुस्लिम साम्राज्य, और यहाँ पे भारत में उसने साम्राज्य स्थापित किया अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके। और उसके बाद में यहाँ पे दूसरा पॉइंट आता है भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना, कि वो चाहता था कि भारत के अंदर किसका प्रचार किया जाए? इस्लाम धर्म का प्रचार किया जाए। एक किससे साबित होता है? क्योंकि पृथ्वीराज चौहान की युद्ध के बाद में यहाँ पे मोहम्मद गौरी के साथ में कौन आया था इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए? जो कि यहाँ पे गरीब नवाज अजमेर शरीफ, मोइनुद्दीन चिश्ती। अब यहां पे ये देखेंगे, ये तीनों एक ही नाम है। ये नाम था पहले मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसकी दरगाह कहां है? अजमेर। कहां है? अजमेर। इन्होंने मोइनुद्दीन चिश्ती ने 2 केंद्र चुने थे, पहला अजमेर चुना था, दूसरा केंद्र उन्होंने मुंबई को चुना। 2 केंद्र उन्होंने चुने थे, जो कि आप जानते हैं कि अजमेर के अंदर उनकी क्या है? दरगाह है, और ये अजमेर शरीफ के नाम से भी जाने जाते हैं और गरीब नवाज के भी नाम से जाने जाते हैं। ये आए थे अपने साथ में इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए। जो ही इन्होंने अजमेर के अंदर आए तो इन्होंने अपना एक शिष्य बनाया, और वो कौन था? हमीदुद्दीन नागौरी। इनके प्रिय शिष्य थे हमीदुद्दीन नागौरी, जिन्होंने नागौर जिले के अंदर इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए
महत्वपूर्ण योगदान दिया। मोइनुद्दीन चिश्ती है, उनका जब अंतकाल हुआ तो उनकी दरगाह कहाँ बनाएगी? अजमेर के अंदर बनाएगी, जो अजमेर की दरगाह सबसे भारत के अंदर फेमस मानी जाती है। उसके बाद में आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि यहाँ पे निजामुद्दीन चिश्ती के बाद में यहाँ पे तो मोहम्मद गौरी है, उसकी मृत्यु होती है और वो है कब? 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी। गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी। और यहां से थाट का मध्यकालीन थाट का इतिहास प्रारंभ होता है। और इसी के पीछे मैं आपको एक छोटा सा सूत्र के रूप में बताऊंगा कि 1206 ईस्वी में क्या हुआ। यहाँ पे मुस्लिम साम्राज्य, मुस्लिम साम्राज्य, देखिए यहाँ पे इसको डिवाइडेशन किया गया है। इसमें इधर ये समझने में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1757 तक का यही मुस्लिम साम्राज्य रहेगा, जिसके अनुसार ये आपका एक सूत्र होगा जो कि याद करने में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसकी वजह क्या है कि अगर इसके जरिए हम चलते हैं तो हमें ये ध्यान रहेगा कि हमारे इससे जो क्वेश्चन आया है, इससे पहले ये कौन से वंश से ताल्लुकात है और ये कौन से साम्राज्य के अंतर्गत आता है, इसकी तिथि लगभग कितनी होनी चाहिए, ये भी अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जब चलेगा तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुख तसलम ये एक सूत्र है, जहां से क्या प्राप्त होता है? सूत्र गुलाम जो कि 1206 ईस्वी से लेकर के और आगे चलता है यहाँ पे 1290 ईस्वी। फिर यहाँ पे कैसे आता है क्या? खिलजी वंश जो कि 1290 ईस्वी से लेकर के और 1320 ईस्वी तक। और उसके बाद में आता है तुगलक वंश और तुगलक वंश यहां से प्रारंभ होता है और वो है क्या? 1320 से 1398 ईस्वी। 1320 से और 1398। फिर यहां पे आता है सैयद वंश और सैयद वंश का यहाँ पे जो उल्लेख मिलता है वो है 1414 से 1434। 1414 से 1434 ईस्वी तक। और फिर आता है लोधी वंश। यहाँ पे लोधी वंश प्रारंभ होता है और वो है 1451 से 1526। 1451 ईस्वी से और 1526 ईस्वी। और उसके बाद में मैं से होता है मुगल वंश। और मुगल वंश के अंदर यहाँ पे 1526 से लेकर के और आगे मुख्य रूप से जो शासन करता है, जब तक भारत आजाद नहीं होता तब तक इनका शासन रहा है, लेकिन मुख्य रूप से कब तक माना जाता है? 1707 ईस्वी तक। क्योंकि 1707 के अंतिम जो प्रभावशाली
शासक था वो कौन था औरंगजेब। इससे आपको अंदाजा लग गया होगा, इसकी जानकारी प्राप्त हो गई होगी कि इसमें कौन से वंश कि कौन सा वंश किस वंश के बाद में आया है। तो गुलाब वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। अब हम इसका विस्तार से वर्णन करते हुए आगे बढ़ेंगे, जो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। सबसे पहले नंबर पे मैं लेता हूं और वो है क्या, गुलाम वंश। देखिए नंबर 1 गुलाम वंश। गुलाम वंश जिसके 1206 ईस्वी से लेकर के, और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये 1290 ईस्वी 1290 ईस्वी शासन किया। लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा पूरा डिटेल इसके बारे में, जो कि एक एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना होगा, जो कि आपके काफी सहायक सिद्ध होगा, चाहे आरएस की परीक्षा दे रहे हो, चाहे आईएएस की दे रहे हो। अगर इतिहास आपका सब्जेक्ट है तो इसको पढ़े, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे हम। गुलाम वंश 1206 से 1290, लेकिन यहाँ की मुख्य बात आती है कि गुलाम वंश कि दो नाम और भी हैं जो किस नाम से जाने जाते हैं, इल्बरी और यामिनी। कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि गुलाम वंश के अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वो है इल्बरी और यामिनी। उसके बाद में आता है कि गुलाम वंश के प्रमुख शासक, इसके बारे में नंबर 1 पे आता है और वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका दूसरा नाम क्या है, लाख बख्श। लाख बख्श ये दूसरा नाम है। इसने शासन किया है वो है 1206 ईस्वी से लेकर के 1210 ईस्वी तक। 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया। अब इसकी डिटेल समझिए कि यहाँ पे 1206 ईस्वी के अंदर लाख बख्श यानी कुतुबुद्दीन ऐबक है वो गद्दी पर क्यों बैठा, क्योंकि मोहम्मद गौरी की कोई संतान नहीं थी, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद में अपना साम्राज्य है वो एक बार जब गौर प्रदेश लौट रहा था तो पीछे है अपना जो साम्राज्य है उसकी निगरानी के लिए, उसकी देखभाल के लिए किसे छोड़ा गया, लाख बख्श को छोड़ा गया, जिसका दूसरा नाम क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक। और जब ये छोड़ा गया तो रास्ते में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, तो उसने उसके गुलाम द्वारा शासन किया जाने के कारण उसने उस साम्राज्य का नाम ही रख लिया, गौर साम्राज्य से क्या रख लिया, गुलाम वंश रख लिया। तो यहाँ पे 1206 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु होती है तो उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत के अंदर एक नए वंश की स्थापना की, जिसका नाम क्या था, गुलाम वंश। और इस गुलाम वंश के अंदर 1206 ईस्वी में ये गद्दी पे बैठा और इसने 1210 ईस्वी तक शासन किया, यानी मात्र 5 वर्ष तक शासन किया। लेकिन इससे पहले इसने क्या किया कि दिल्ली के अंदर जो कुतुब मीनार है उसकी पहली मंजिल किसने तैयार करवाई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसी के नाम से पड़ी थी क्या, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में है। इसका जो निर्माण कार्य है वो प्रारंभ किसने किया, गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बताया जाता है कि 1210 ईस्वी के अंदर उसके शरीर के अंदर ऐसे तत्व निकलने प्रारंभ हो गए थे जिसको बोला जाता है कि कोढ़ मान लीजिए, या फिर कोई अन्य बीमारी से ग्रस्त हो गया। उसके नीम हकीम वैद्य ने बताया कि अगर आपके शरीर से जब पसीना निकलेगा तो पसीना निकलते समय उस पसीने के साथ ही वो रोग क्या होगी, मुक्ति मिलेगी। उसके बाद उसने खेलना प्रारंभ किया, और ऐसे तो वो खेल नहीं सकता, लेकिन घोड़े के ऊपर चौगान खेलना पसंद करता था।
तो चौगान खेलने का मतलब होता है आज के समय में उसको क्या कहा जाता है, पोलो कहा जाता है। आज के समय में उसको पोलो कहा जाता है। और उस पोलो खेलते समय जब पसीना उसके शरीर से निकलता था तो उसकी बीमारी कटना प्रारंभ हो गई। लेकिन अचानक 1210 ईस्वी के अंदर जब वो घोड़े पर चौगान खेल रहा था तो बताया जाता है कि घोड़े से गिर गया और उसकी गर्दन की हड्डी टूट गई और उसका अंत हो गया। और इस प्रकार से 1210 ईस्वी के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका महत्वपूर्ण कार्य मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि दिल्ली के अंदर कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की पहली मंजिल बनवाई थी। उसके बाद में मुस्लिम साम्राज्य का जो शासक बना गुलाम वंश के अंदर, वो है जो वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है, और वो है कौन, इल्तुतमिश। नंबर 2 पे आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। और इस दामाद ने क्या किया, यहाँ पे उसने 1210 ईस्वी से लेकर के और 1236 ईस्वी तक शासन किया। 1210 से और 1236 ईस्वी तक शासन किया। यह गुलाम वंश का ही नहीं, मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता है। कभी कभी ये प्रश्न पूछ भी लिया जाता है कि मुस्लिम शासन का जो वास्तविक संगठनकर्ता किसको माना जाता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, इल्तुतमिश। अगर ये कहा जाए कि भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो उसका आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यहाँ पे गुलाम वंश के अंदर 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक इल्तुतमिश ने शासन किया। और इल्तुतमिश का जो महत्वपूर्ण कार्य था, और वो कार्य क्या था कि उसने दिल्ली के अंदर जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था, उसका पुनर्निर्माण किसने करवाया, इल्तुतमिश ने करवाया। इससे पहले 1226 ईस्वी के अंदर इल्तुतमिश ने राजस्थान के अंदर पराक्रम दिखाया और 1226 के अंदर रणथंभौर का किला भी जीत लिया था। लेकिन वह किला वापस दे करके उसे लेकर के, यानी खजाना लेकर के वापस आ गए। और इस प्रकार से कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1236 ईस्वी में उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु होती है। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुतुबुद्दीन ऐबक की 4 संतानें थी। 3 पुत्र थे और 1 पुत्री थी, जिसके कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक ने ये फैसला किया कि मेरे मरने के बाद में इस सिंहासन के ऊपर बैठने लायक है तो वो है कौन, उसकी पुत्री। और उसने कब से कब तक शासन किया, नंबर 3 पे आता है, और वो आता है क्या, रजिया सुल्तान। नंबर 3 रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान जिसने 1236 ईस्वी से लेकर के और 1240 ईस्वी तक क्या किया, शासन। 1240 ईस्वी तक शासन किया, यानी मात्र 5 वर्ष तक शासन किया। लेकिन महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे आता है कि भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी, रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान एक ऐसी लेडी थी जो कि उसने अपना नाम विश्व में ही सुनहरे अक्षरों में लिखवाया। और यहाँ पे रजिया सुल्तान ने याकूब को अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। यहाँ से इसका एक प्रकार से उल्टे दिन मान लीजिए, या इसका समय अनुकूल नहीं होने का कारण था कि रजिया सुल्तान ने याकूब यानी एक गैर सरदार को और अश्वशाला का प्रधान बना दिया गया, जिसके कारण से और रजिया सुल्तान के साम्राज्य के जितने भी सरदार थे वो उससे क्या हो गए, रुष्ट हो गए। फिर उसने रजिया सुल्तान ने अल्तुनिया से विवाह किया, और अल्तुनिया से विवाह करने के कारण अनेक सरदार उससे और भी रुष्ट हो गए। लेकिन जब वो अल्तुनिया के साथ में भटिंडा से
दिल्ली की ओर लौट रही थी तो रास्ते में डाकुओं ने उसे लूट लिया गया और दोनों की हत्या कर दी। और उस हत्या कब हुई? 1240 ईस्वी के अंदर। लेकिन 1240 के बाद में काफी समय तक यानी उसके भाइयों ने शासन प्रारंभ किया। 1240 से 1242 तक बैराम शाह ने शासन किया। 1242 से 1246 ईस्वी तक मसूद शाह ने शासन किया और 1246 से लेकर के 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन ने शासन किया। और ऐसे शासन करते रहे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर, लेकिन कोई भी संगठनकर्ता के रूप में सामने नहीं आया। उसके बाद में यहाँ पे संगठनकर्ता के रूप में आया तो वो आया कौन? बलबन, जो महत्वपूर्ण शासकों में गुलाम वंश के अंतर्गत आता है, तो वो है चौथे नंबर पे बलबन। बलबन के बारे में बताया जाता है कि बलबन ने क्या किया। बलबन ने शासन किया 1265 से लेकर के और 1286 तक। बलबन जो ही गुलाम वंश का शासक बना, उसने काफी महत्वपूर्ण कार्य किए और महत्वपूर्ण कार्य करने के बाद यहाँ पे उसने एक महत्वपूर्ण जो कार्य बताए हैं वो है क्या कि बलबन की जो मापतोल नीति है, बलबन का राजस्व सिद्धांत है, बलबन की लौर रक्त नीति है, बलबन की पाबौस और सिजदा दरबार के अंदर रीति रिवाज है। इसके बारे में हम आपको कल बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।